देखते हैं क्लच, इट्स रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स, पार्ट्स, वर्किंग एंड यूजेस। क्लच, उसकी आवश्यकताएं, क्लच की आवश्यकता, क्लच पूरे असेंबली की आवश्यकता क्यों है वो अलग है, बट जो क्लच असेंबली फिट की जा रही है वो चाहे क्लच प्लेट है, चाहे प्रेशर प्लेट है, चाहे रिलीज बेयरिंग है, उनकी आवश्यकताएं, उनमें क्या क्या होना चाहिए, कितने प्रकार के क्लच होते हैं, क्लच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, यह कार्य कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। क्योंकि जितने प्रकार के क्लच होंगे फिर उनका कार्य भी उतने ही प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल में बताया था, ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन, ए व्हीकल, बी व्हीकल, सी व्हीकल, एम्फीबियन, या वैसे देखो तो क्या बोला था, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम एंड हैवी। जो ए व्हीकल, बी व्हीकल, सी व्हीकल जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें ए व्हीकल फॉर आर्म्ड फोर्स फाइटिंग व्हीकल, वो अलग किस्म के व्हीकल। बी व्हीकल में ये सारे मोटर व्हीकल आ गए, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, बसेस जो सिविलियन यूज में हो रही। सी व्हीकल जो चेन से चलते हैं, या एक्सकेवेटर जो खुदाई का काम करते हैं। आजकल जगह जगह सड़कें बंद हैं पिछले कई दिनों से, तुम देख रहे हो कितने तरह के वहाँ पर एक्सकेवेटर लगे हुए हैं जो सड़क साफ कर रहे हैं। कुछ उसमें चेन ड्राइव वाले हैं, कुछ उसमें व्हील ड्राइव वाले हैं। तो जो व्हील ड्राइव वाले हैं जेसीबी वगैरह वो बी व्हीकल में ही आ जाता है, बट उसमें थोड़ा सा क्या बकेट वगैरह और जो हाइड्रोलिक्स है उसकी वो रोबोटिक्स है, उस पर फिर बाद में बात करेंगे कभी, वो हमारे कोर्स में है नहीं, मगर फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि क्लच, आखिर ये क्लच है क्या। क्लच इज अ मैकेनिज्म व्हिच इनेबल्स द रोटरी मोशन ऑफ वन शाफ्ट टू बी ट्रांसमिटेड व्हेन डिजायर्ड। जब कोई घूमती हुई शाफ्ट से हमने गति को ट्रांसफर करना है, दूसरी शाफ्ट को चलाना है, तभी एक क्लच वाला पूरा मैकेनिज्म एक बनाया जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट से तो इसकी एक्चुएशन के लिए है कि इसको एक्चुएट कैसे किया जाएगा। इसको मैकेनिकली फुट प्रेशर से किया जाएगा या हाथ से। मोटरसाइकिलों में देखते हो हाथ में होता है क्लच लीवर, आजकल कईयों में तो होता ही नहीं है, उस पर बाद में बात करेंगे। वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लच नहीं है, क्लच है पर लीवर की आवश्यकता नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, वो कुछ और टाइप का है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्लच ही नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है, क्लच होता है, पैडल नहीं होता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक है तो उसमें दूसरे किस्म का क्लच होता है। तो अभी उन सब वो टाइप्स पर बाद में बात करेंगे। तो क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एक घूमती हुई शाफ्ट की गति को दूसरी घूमती हुई शाफ्ट को ट्रांसमिट करता है। कब? जब ज़रूरत हो। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये दोनों शाफ्टें, माना ये शाफ्ट ए है और ये शाफ्ट बी है, ये दोनों एक ही सेंटर लाइन में होनी चाहिए। ये दोनों एक ही सेंटर लाइन, दोनों की सेंटर लाइन एक ही होनी चाहिए। जब हमने गियर बॉक्स खोला, पीछे सरकाया उसको, तो तुम्हें बताया मैंने कि प्राइमरी शाफ्ट कहाँ फिट है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट के अंदर। जो ये पायलट बेयरिंग दिखा रखा है इधर, ये दिख रहा है पायलट बेयरिंग, या इसको कहते हैं स्पिगट बेयरिंग। तो क्लच कैसा मैकेनिज्म है जो कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को रोटरी मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। मोशन कितने टाइप के होते हैं? एक लीनियर मोशन, सरल रेखी गति, और एक घूर्णन गति। एक वस्तु है अपने अक्ष पर घूम रही है, एरो देखा दिया हुआ है, यह भी घूम रही है। अब हमने इस शाफ्ट को घुमाना है,
तो इसके लिए दो बातें हो सकती हैं, यहाँ फ्लैंज लगा दें, यहाँ फ्लैंज लगा दें, दोनों को आपस में जोड़ दें, इस शाफ्ट की गति इस शाफ्ट में चली जाएगी। परंतु जब हमें चाहिए तब जाना है, और जब हम चाहते हैं कि इस शाफ्ट को ड्राइव ना मिले, तब फिर वो कपलिंग काम नहीं करेगी। चाहे इसमें फ्लैंज कपलिंग लगी है, चाहे रबर कपलिंग लगी है, चाहे कोई भी कपलिंग लगी। तो अब हमें कभी पावर ट्रांसमिट करनी है इसको, शाफ्ट को कभी नहीं करनी है। इस स्थिति में क्लच रिक्वायरमेंट है। क्या जरूरी है? इस स्थिति में क्लच की आवश्यकता पड़ती है। तो उस क्लच का जो मैकेनिज्म है वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक आ गई? तो क्लच वह मैकेनिज्म है जो एक घूमती हुई शाफ्ट की गति को दूसरी शाफ्ट को ट्रांसमिट करता है। कब? जब जरूरत हो। इसके लिए जरूरी यह है कि दोनों शाफ्टें एक दूसरे के आमने सामने हों, यानी दोनों शाफ्टों की सेंटर लाइन एक ही हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, जो क्लच के पार्ट्स हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। फर्स्ट है उसमें टॉर्क ट्रांसमिशन। जो क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? टॉर्क, घुमाने की शक्ति। ये शाफ्ट में घुमाने की शक्ति है, इसीलिए तो वो घूम रही है। अब इसकी घुमाने की शक्ति को, इसके टॉर्क को T इज इक्वल टू F इंटू R लगाया गया फोर्स और मीन और ये इसका इफेक्टिव रेडियस है डिस्क का। तो इस शाफ्ट के जो टॉर्क है उसे इसे ट्रांसमिट करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टॉर्क ट्रांसमिशन। जो इस शाफ्ट में जो टॉर्क है वही टॉर्क इसमें ट्रांसमिट हो जाए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टॉर्क ट्रांसमिशन। टॉर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। इसके लिए क्लच डिजाइन किया जाता है कि 125 से 150% टॉर्क ट्रांसमिट करे। यानी क्लच कैसा होना चाहिए? जो कि 120 से 150%, नॉट 100% ओनली, 125 से 150% सारा का सारा टॉर्क इसको ट्रांसमिट कर देने वाला होना चाहिए। अब जब ये टॉर्क ट्रांसमिट होगा, ये शाफ्ट है, जब भी इस तरह से बनाया जाता है, ये लंबी शाफ्टें हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो हम इसकी सेक्शनिंग कर देते हैं। दोनों शाफ्टों को हमने अलग अलग कर दिया। ये इधर से भी लंबी हो सकती है या इधर को लंबी हो सकती है। ये यहाँ पर, ये मैंने सिर्फ एक पिस्टन दिखाया है। ये 3 सिलेंडर इंजन भी हो सकता है, ये 4 सिलेंडर इंजन भी हो सकता है, ये 6 सिलेंडर भी हो सकता है, ये 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन भी हो सकता है, 12 सिलेंडर इनलाइन इंजन भी हो सकता है, फिर उसके बाद वी शेप भी हो सकता है। समझ में आ रही? तो इतनी जगह है नहीं, तो हमने ये दिखा दिया कि ये क्रैंक शाफ्ट है। इसकी पावर को गियर बॉक्स तक जाना है। कब जाना है? जब हम चाहें तब जाना है। ठीक है? तो यहाँ एक डिस्क है, ये क्या है पीछे लगा हुआ? क्या है ये? क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में क्या लगा हुआ है? फ्लाई व्हील लगा हुआ है। अब ये फ्लाई व्हील एक गोल व्हील है, तुम्हें दिखाया था मैंने कई बार, अभी गाड़ी में भी दिखाया। इसके साथ लगाई जाती है एक फ्रिक्शन प्लेट। क्या लगती है? फ्रिक्शन प्लेट, ये वाली। जब ये फ्रिक्शन प्लेट है, ये वाला हिस्सा फ्लाई व्हील के साथ टच है, ये वाला हिस्सा प्रेशर प्लेट ने दबा के रखा है, तो इनके मध्य फ्रिक्शन हो रहा है। जब भी फ्रिक्शन होता है, जब भी दो पार्ट्स के मध्य फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। जब ठंड लगती तो ऐसा करने से क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है। फ्रिक्शन क्यों होता है? लुब्रिकेशन सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय बहुत गहराई से इस पर बताया था। फ्रिक्शन क्यों होता है?
क्योंकि जो अणु इसके हैं, जो प्रत्येक अणु हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इनके बीच में गैप है, हमें वेल मशीन्ड सरफेस दिखाई दे रहा कि ये इधर हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में कोई गैप है ही नहीं। पर जब हम इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो इसमें गैप भी दिखाई देगा, इसमें उभार भी दिखाई देंगे। ठीक है, सेम इसके अंदर भी हैं। तो ये अणु उसमें धंसने की कोशिश करते हैं, इसके अणु इसमें धंसने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये दोनों की जो स्पीड है वो बाधित होती है। तो जब भी फ्रिक्शन होगा तो गर्मी पैदा करेंगे, एक दूसरे को लॉक करने की कोशिश करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे। तो जब गर्मी एक मेन फैक्टर है जो इस क्लच प्लेट की लाइफ को पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, लाइफ को प्रभावित करता है। जब भी गर्मी होगी तो ये सरफेस गर्म होकर टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। गर्म होने के बाद चीज़ें क्या करती हैं, धातुएं फैलती हैं, बट ये तो अधातु है, ये धातु नहीं है। पर गर्मी का असर इसमें भी पड़ेगा, ये टूट सकती हैं। अगर ये टूट जाएगी तो क्या टॉर्क ट्रांसमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो होनी चाहिए। फर्स्ट है टॉर्क ट्रांसमिशन। टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी फ्रिक्शन मटेरियल इसमें लगा हुआ है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वह भी डिपेंड करता है उसकी, कि उसका फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है, घर्षण गुणांक। ठीक है, तभी। और जब ये होता क्या है कि जब फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील के बीच में इस क्लच प्लेट को एक प्रेशर प्लेट ने दबाया हुआ है। अब जब पावर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट घूम रही है तो उसके रियर एंड में फ्लाईव्हील क्या काम करता है, पावर स्ट्रोक में प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है और अदर स्ट्रोक पूरे करने के लिए कुछ तो ये क्रैंकशाफ्ट को वापस कर देता है, ताकि वो पावर के बाद एग्जॉस्ट, देन सक्शन एंड देन कंप्रेशन, ये 3 स्ट्रोक पूरे हो सकें। उतनी ऊर्जा क्रैंकशाफ्ट को मिल गई, बाकी ऊर्जा हम यहाँ से ले सकते हैं बाहर मैकेनिकल वर्क के लिए। यही पहियों को घुमाने के लिए चाहिए ये शक्ति, टॉर्क घुमाने का। अब किसको घुमाना है? क्रैंकशाफ्ट तो यूं घूम रही है, इसने पहियों को भी घुमाना है। ठीक है, तो पहियों को घुमाने के लिए जो ताकत जा रही है रोड व्हील तक, वो ये क्लच के द्वारा ही जा रही है। वो इस क्लच असेंबली, कंप्लीट असेंबली, नॉट ओनली दिस फ्रिक्शन डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क पर ही निर्भर नहीं है, प्रेशर प्लेट के ऊपर भी निर्भर। प्रेशर प्लेट ने इसको दबा के रखा है। प्रेशर प्लेट यहाँ से लगी हुई है, ये वाला हिस्सा फ्लाईव्हील का मैटिंग सरफेस। तो इसको टॉर्क ट्रांसमिट पूरा 125 से 150% कह रहा हूँ मैं, वो ट्रांसमिट होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मटेरियल है यह भी उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यह गर्म होने पर या फिर जब ये हम क्लच को, पैडल को छोड़ेंगे तो उस समय ये थोड़ा सा दबाएगा, दबाव पड़ेगा, इसमें झटका पड़ेगा। उस झटके के दौरान भी इसमें स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए, यह टूटनी नहीं चाहिए, क्रैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट है ग्रेजुअल इंगेजमेंट। अभी जो मैं पहले बोला, इसका जो इंगेजमेंट है वह धीरे धीरे होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला सरफेस पहले टच हो रहा है, ये वाला सरफेस बाद में टच हो रहा है, तो जो सरफेस टच होगा यहाँ स्क्रैच हो जाएगा, फिर इसमें ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग हो जाएगी। तो इसके इंगेज और डिसंगेज वेरी ग्रेजुअल होना चाहिए। दबाते ही रुकना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए थोड़ा सा, प्रेशर प्लेट यानी क्लच प्लेट को खड़ा हो जाना चाहिए, और यह इस सरफेस में किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का झटका नहीं पड़ना चाहिए। वो है ग्रेजुअल इंगेजमेंट। दबाने में ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगनी चाहिए। हीट डेसिपेशन, और जहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है तो उससे क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। तो फ्रिक्शन के कारण जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वह भी इससे डिसिपेट हो जानी चाहिए।
बाहर निकल जानी चाहिए। इसलिए जो हाउजिंग है, क्लच की हाउजिंग है, वह भी धातु की बनाई है। धातु क्यों? ऊष्मा की सुचालक होती है धातु। और जो आगे से जो हवा पड़ रही है वो रेडिएटर के और साथ में फैन ने उसको आगे को फेंका है, तो वो इंजन के साइड को भी कूलिंग करते हुए बाहर को निकल रही है। तो जो भी हीट जनरेट हो रही है वो मेटल में आ रही है, और मेटल डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आ रहा, तो हीट डेसिपेट हो जा रही है। कहाँ? वायुमंडल को में विक्षेपित हो जा रही है। डायनेमिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब है जब ये शाफ्ट इसके साथ लगी हुई है, ये इसके स्प्लाइंस मिले हुए हैं, ये घूम रही है, तो ये घूमते समय एकदम सीधा घूमना चाहिए। इसमें यूं लहराट नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की लहर नहीं होनी चाहिए। अब हम तुम्हें लेके जाएंगे व्हील बैलेंसिंग दिखाने के लिए। वहाँ पर बैलेंसिंग मशीन में, जब अभी तुम कुछ लोग वहाँ गए थे महिंद्रा में, वहाँ व्हील बैलेंसिंग कर रहे थे, मेरे को वीडियो भेजा था सागर सिंह ने की। क्या करते हैं उसमें एक फ्लैंज में व्हील को टाइट करते हैं, फिर व्हील को चलाते हैं, तो व्हील की लहर जहाँ पर आती है वहाँ पर वो निशान वो कंप्यूटर बताता है ना, फिर वहाँ पर वेट लगा के इसको बैलेंस किया जाता है। सेम इसमें किसी भी तरह की ऐसा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये एकदम एक वृत्ताकार पथ में घूमना चाहिए। नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसमें किसी तरह की वाइब्रेशन होनी चाहिए। यह है डायनेमिक बैलेंसिंग। इसको फिट करके शाफ्ट को घुमा के, तेज घुमा के, अलग अलग आरपीएम में घुमा के चेक किया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह की इस तरह की वाइब्रेशन पैदा ना हो। ना तो इस तरह की वाइब्रेशन, ना ही इस तरह की वाइब्रेशन, वांडरिंग, किसी भी तरह की वांडरिंग भी इसमें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? यह है डायनेमिक बैलेंसिंग। क्योंकि इंजन जिस स्पीड से चल रहा है, चाहे वो 2000 आरपीएम पर चल रहा है, 2500 आरपीएम पर चल रहा है, 3000 आरपीएम पर चल रहा है, तो यह क्लच प्लेट भी उसके साथ उतनी ही आरपीएम पर चल रही। चल कौन रहा? क्रैंक शाफ्ट या उसके साथ लगा हुआ फ्लाई व्हील। क्रैंक सेंसर कहाँ पर दिखाया था? कहाँ लगा हुआ क्रैंक सेंसर? फ्लाई व्हील हाउजिंग में ही लगा हुआ, वो फ्लाई व्हील के ऊपर ही, वो फ्लाई व्हील की गति को बता रहा है। समझ में आ रही बात? वही फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट को फिर घुमाने लग गया। पहले क्रैंक शाफ्ट ने फ्लाई व्हील को घुमाया, बाद में वही फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा है, और बाकी स्ट्रोक पूरे हो रहे हैं। तो जब ये चले, तो चलने में ये वाइब्रेशन इसके अंदर ना हो, किसी भी तरह की लहर ना हो, और किसी भी तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसमें इस तरह के वर्टिकल फोर्सेस भी पैदा ना हो और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी पैदा ना हो। ये है डायनेमिक बैलेंसिंग। वाइब्रेशन डैम्पिंग, जितनी बार भी इसे दबाया जा रहा है ये खड़ी हो रही है, छोड़ा जा रहा है तो ये चिपक रही है, तो उस समय झटके नहीं पड़ने चाहिए। उस झटके को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये कुशन स्प्रिंग से इसमें लगाई गई हैं, पर यह भी उतनी ही मात्रा ज़रूरी है, थोड़ी सी हल्की सी। अगर हम इनको भी ज़्यादा कर देंगे ये भारी हो जाएगी, फिर भारी हो जाएगी तो इसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, इसको चलाने के लिए भी ज़्यादा ताकत चाहिएगी, और अगर एक बार ये घूम गई तो फिर ये कई देर तक ये घूमती ही भी रहेगी इनर्शिया के कारण। इनर्शिया भी एक फैक्टर है कि वह भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी रिक्वायरमेंट है, अभी आगे धीरे से आएगी। जैसे हीट डेसिपेशन आई, डायनेमिक बैलेंसिंग समझ गए, क्योंकि ये घूम रही है, ये फ्लाईव्हील के साथ लगी हुई है, और ये अटैच्ड है इस गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट से। यदि इसमें किसी तरह की भी वाइब्रेशन आएगी वो इस शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाएगी, और इस शाफ्ट के द्वारा वो गियर बॉक्स के अंदर बेयरिंगों को, इन गियर्स को, ये गियर ऐसे ही नहीं टूटते, ये सब इन्हीं गलतियों के कारण ही ये सब टूटते हैं, या ऑयल सीलें लीक हो जाती हैं, या बेयरिंग टूट जाते हैं। समझ में आ रही बात? वाइब्रेशन डैम्पिंग इसमें होनी चाहिए। इसका साइज छोटा से छोटा होना चाहिए। छोटा से छोटा मतलब इतना ही नहीं, जैसे जैसे इंजन का साइज बढ़ेगा, इंजन के रिक्वायरमेंट के अनुरूप इंजन इतना बड़ा है तो क्लच प्लेट भी इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना, वो छोटी होनी चाहिए। यह है मतलब साइज का मतलब, साइज ये छोटा होना चाहिए, तो जो निर्धारित साइज है उससे छोटा नहीं होना चाहिए।
इसकी कैलकुलेशन होती है, वो आगे वाली कक्षाओं में तुम जब पॉली करोगे या बीटेक करोगे वहाँ बताया जाएगा कि इसका रेडियस कितना रखा जाएगा, क्या क्या। फिर ये इसमें T इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ WF, वो क्या होता है उस पर बाद में बात करेंगे। इसका आकार भी छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा सा इंजन है और उसमें इतनी बड़ी क्लच प्लेट है, इससे भी ज़्यादा बड़ी क्लच प्लेट है। हल्की होनी चाहिए ताकि इनर्शिया के कारण ये घूमती ही ना रहे। जब गियर शिफ्ट करना होता है तो ये वाली शाफ्ट डायरेक्ट गियर बॉक्स, जब हम टापा खोलेंगे तो मैं गियर बॉक्स का टॉप कवर खोल के दिखाएंगे पहले, बाद में फिर उसको डिसमेंटल करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो गियर हैं, ये गियर लगे रहते हैं ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट के साथ। समझ में आ रही बात? और इसके जो इंटरनल स्प्लाइन हैं ये यहाँ मैश हैं इस क्लच प्लेट के साथ। तो जब ये क्लच प्लेट चल रही है तो ये शाफ्ट भी चल रही है, इसी के साथ लगी हुई काउंटर शाफ्ट भी चल रही है, ठीक है। तो जब इस क्लच को दबाया, क्लच पैडल को जब दबाते हैं तो उस समय इसे खड़ा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि ये इनर्शिया के कारण चलती ही रहे। जब ये चलती रहेगी तो फिर गियर शिफ्ट नहीं होगा। गियर शिफ्ट करने के लिए ही इस क्लच को डिसएंगेज किया जाता है। समझ में आ रही है? जब ये चलती रहेगी तो गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाएगी, गियर आवाज़ करेंगे बहुत बुरी तरह से और तुम ज़बरदस्ती उन्हें ठोकोगे तो वाइब्रेशन होगी, फिर गियर टूटेंगे या सिंक्रोनाइजर रिंग टूटेंगे, और भी कई चीज़ें होती हैं उसके अंदर, डॉग क्लच वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका इनर्शिया भी कम से कम होना चाहिए। प्रत्येक क्लच में पैडल का फ्री प्ले होना आवश्यक है। आगे गाड़ी पर भी बताया क्या होता है। ये तो लगी है अंदर, ठीक है, इसके बाहर एक हाउसिंग है, इस साइड से दिखाया था हब के अंदर एक रिलीज बेरिंग चल रहा है, आगे पीछे वो एक्शियल फोर्स है, वही दबाव डाल रहा है। वो जो आगे फिर इक्वेशन आएगी T बराबर म्यू W F इंटू R, उसमें वो W वही एक्शियल लोड है, ठीक है। तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो वो क्लच में फ्री प्ले होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रिलीज बेयरिंग की लॉन्ग लाइफ के लिए। थर्स्ट बेयरिंग, अगर थर्स्ट बेयरिंग में या रिलीज बेयरिंग में क्लच पैडल में प्ले नहीं होगा तो वह बेयरिंग फिंगरों से या डिस्क से या ये डायफ्राम से टच होगा। इस तरह की आगे भी दिखाया था, और वो गाड़ी में हमारी फिंगर वाली लगी है। तो इनमें जब थर्स्ट बेयरिंग टच करेगा, रिलीज बेयरिंग टच करेगा, तो ये तो घूम रही है, वो रिलीज बेयरिंग गर्म होगा और ख़राब हो जाएगा, पूरा घिस जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी क्लच असेंबली बदलें तो उस पैडल का फ्री प्ले ज़रूर चेक कर लें और उतना ही रखें जितना वहाँ निर्माता ने बोला हुआ है कि क्लच पैडल प्ले है, क्लच पैडल फ्री प्ले है 35 mm, सो इट शुड बी 35 mm। उसको कैसे नापते हैं वो गाड़ी पर करके दिखाएंगे, यहाँ बोर्ड पे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। पर वो 35 mm है क्या? वो फिंगर्स और ये डायफ्राम, फिंगर या डायफ्राम और रिलीज बेयरिंग के बीच की दूरी है। इससे एक लीवरेज भी मिलता है, ताकि जब ड्राइवर क्लच पैडल को दबाएगा तो पहले वो हल्का सा दब रहा है, फिर हल्के से ज़्यादा थोड़ा सा और दबाव डालेगा तो वो फिंगरों को आसानी से दबा देगा। इस पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इस पर जो ड्राइवर द्वारा लगाया जाने वाला बल होना चाहिए वो 50 किलो पास्कल से 100 किलो न्यूटन तक, यानी 50 केजी से 100 केजी तक का भार होना चाहिए, मगर 100 केजी भी बहुत हो जाता है। पहाड़ों पर चलना है, बार बार गियर शिफ्ट करना है, बार बार क्लच दबाने में अगर तुम्हें 100 किलो का भार पैर से दबाना पड़ेगा तो ड्राइवर थक जाएगा, और जब ड्राइवर थक जाएगा
तो उसको नींद आएगी, फिर वो दुर्घटना का कारण बनेगा। इसलिए जो क्लच है का जो पूरा सिस्टम का जो पूरे मैकेनिज्म का जो इंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट है वो इजी होना चाहिए, वो टायरसम नहीं होना चाहिए, वो ड्राइवर को थकाऊ नहीं होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे मैकेनिकल ऑपरेशन ख़त्म हो गया, ख़त्म तो नहीं हुआ, ना होगा। छोटी स्मॉल कारों में अभी भी मैकेनिकल एक्चुएशन है, और उसको असिस्ट करने के लिए अब हाइड्रोलिक एक्चुएशन है, और हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय एयर न्यूमेटिक क्लच, पावर क्लच। जो ड्राइवर के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा था वो फोर्स अब एयर प्रेशर के द्वारा लगा दिया जाता है, या वैक्यूम के द्वारा लगा दिया जाता है। और भी कई तरह के क्लच हो जाते हैं आगे, सेंट्रीफ्यूगल क्लच हैं, इलेक्ट्रिकल क्लच हैं एंड मैनी मोर। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसको समझोगे। ईज ऑफ ऑपरेशन मतलब ये चलाने में आसान होना चाहिए, ड्राइवर इसमें थके ना। जब ड्राइवर थकेगा तो ऑब्वियसली वो क्लच पैडल को पूरा दबा ही नहीं पाएगा, जब वो पूरा पैडल दबेगा नहीं तो गियर शिफ्ट नहीं होगा। अब ये क्लच का इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, क्लच का जो मुख्य कार्य है वह है इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ना और तोड़ना। सामान्य अवस्था में जब वाहन चल रहा होता है, चाहे वो फर्स्ट गियर में चले, सेकंड गियर में चले, थर्ड में चले, या फोर्थ में चले, या फिफ्थ में चले, या सिक्स्थ ओवरड्राइव में चले, कहीं भी चले, 9, 10, 15, 16, 17, 18 गियर रेशियो हो सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी गियर में चल रहा है तो इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स, देन ड्राइव शाफ्ट, देन एक्सल हाफ शाफ्ट, देन रोड व्हील्स तक जा रही हैं। बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सन पिनियन, स्टार पिनियन, ट्रांस एक्सल एंड मैनी मोर, ठीक है। उन पर आगे हम बात करेंगे। तो जब क्लच इंगेज है मतलब यह है कि इंजन से आने वाली पावर रोड व्हील तक जा रही है। पर वाहनों पर जब वाहन सड़क पे चल रहे होते हैं तो उस पर बहुत तरह के प्रतिरोध होते हैं। सबसे पहला प्रतिरोध है उसका इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है? जो भी कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, यदि वह गतिमान है, चल रही है, तो वो चलते ही रहना चाहती है। अब ये वाहन खड़ा है तो अब इसे चलाना है, तो इनर्शिया फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। इसी समय सबसे ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट एंड देन ट्रैक्टिव फोर्स। जो बल चाहिए पहियों को घुमाने के लिए। जब वाहन चलने लगता है तो उसके ऊपर एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस पड़ता है, एक हवा का दबाव पड़ता है, विंड रेजिस्टेंस। यानी वाहन को चलने के लिए अपने आकार के बराबर हवा को हटाना पड़ेगा। जब आप तैरते हो तो कैसे तैरोगे? जब अपने आकार के से ज़्यादा पानी हटा लोगे। इसी तरह से इसको भी अपने आकार से ज़्यादा हवा हटानी पड़ेगी, एटलीस्ट आकार के बराबर हवा तो हटानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है विंड रेजिस्टेंस। पहला तो था इनर्शिया फोर्सेस, वो फ्रिक्शन है रोड सरफेस और टायर के बीच, ठीक है। वो रोलिंग रेजिस्टेंस नहीं कह रहा मैं उसको, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जो कि रोलिंग रेजिस्टेंस ही ट्रैक्शन फोर्स को उत्पन्न करता है। वो आगे समझोगे जब ब्रेक सिस्टम आएगा या जब ये ट्रांसमिशन चलेगा आगे, ठीक है। ब्रेक सिस्टम और व्हील्स एंड टायर्स में तब रोलिंग रेजिस्टेंस पढ़ाने का मज़ा आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे रहने दो। फर्स्ट क्या है? हवा का दबाव, जो हवा का दबाव वाहन में पड़ रहा है। दूसरा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, कहीं चढ़ाई है, चढ़ाई में चढ़ने के लिए ज़्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ताकत चाहिए ना चढ़ाई में चढ़ने के लिए। जब तुम पहाड़ों पर या सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो ज़्यादा ताकत लगाते हो, और प्लेन में चल रहे हो तो आसानी से चल लेते हो, पहाड़ों पर थोड़ा मुश्किल होती है। सेम कहानी ऑटोमोबाइल में भी लागू होती है, उसे भी प्लेन में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब चढ़ाई आती है तो उसको भी ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। टॉर्क, बल क्या है? ये
टॉर्क है, पहिए घूम रहे हैं भाई, ये हमारी तरफ कदम उठा के नहीं चल रहा। ये कैसे चल रहा है? इसके पहिए जब घूम रहे हैं वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर रहे हैं। कितनी दूरी तय कर रहे हैं एक चक्कर में? जितनी उसकी पूरी परिधि है। समझ में आ रही? सब ऐसे हवा में नहीं करना है। ये पहिया बंधा हुआ है एक्सल के साथ, ये सड़क पे लगा है, अब ये घूम रहा है, तो जितना एक चक्कर चला लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ आएगा, तो ये दूरी क्या होगी? उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, हवा का प्रतिरोध है, और चढ़ाई में चढ़ने के लिए इसको ज़्यादा बल चाहिए। अब यहाँ चढ़ना है इसको, ठीक है? ये चढ़ने में जितना इसको बल चाहिए, उतरने में उतना ही बल इसको संभालने के लिए चाहिए, रोकने के लिए फिर इसे। वो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ये है। समझ में आ गई? तो अलग अलग परिचालन पर, कहने का मतलब क्या है? अलग अलग परिचालन परिस्थितियों में वाहन के पहियों को चलाने के लिए अलग अलग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। इंजन सिर्फ इतनी ही पावर बनाता है कि वह एक ट्रैक्टिव एफर्ट कर सके, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सके। बाकी जो टॉर्क है वह बनाया जाता है गियर बॉक्स के द्वारा। तो जब बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए उस समय ले शाफ्ट का सबसे छोटा गियर मेन शाफ्ट के सबसे बड़े गियर को ड्राइव देता है। तो ले शाफ्ट उसमें 3, 3.5, 4 चक्कर चल चुकी होती है, तब जाकर मेन शाफ्ट कहीं एक चक्कर चलती है। ठीक है? जो ये प्राइमरी शाफ्ट का मतलब क्या है? क्रैंक शाफ्ट ने 4 चक्कर लगा दिए, तब पहिया एक चक्कर लगा रहा है नंबर 1 गियर में। समझ में आ गई? ये शाफ्ट 4 चक्कर चल चुकी है, इसने जो अपने साथ शाफ्ट चलाई वह भी 4 चक्कर चल गई इसके साथ ही। ये गियर अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये ड्राइविंग गियर है, इसके साथ लगने वाला चलने वाला जो ड्रिवन गियर है वह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पर वो शाफ्ट को घुमा रहा है। इसी ले शाफ्ट का जो सबसे छोटा गियर है वह मेन शाफ्ट की सबसे बड़ी गियर के साथ मैच है। तो ये क्लॉकवाइज चली, ले शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चली, ले शाफ्ट के सबसे छोटे गियर से मेन शाफ्ट का सबसे बड़ा गियर लगा है, तो अब मेन शाफ्ट का गियर कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अंडरस्टैंड? तब वाहन आगे को जाएगा। जैसे ही पहिए घूम गए, वाहन को एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया मिल गया और उसका संवेग संरक्षण भी बन गया, यानी मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द व्हीकल। जब उसने थोड़ा सा मोशन प्राप्त कर लिया तब हमें गियर चेंज करना पड़ता है। तो गियर चेंज करते समय इस क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गई बात? इंजन को स्टार्ट किया, क्लच दबा के। आजकल की गाड़ियां क्लच दबा के स्टार्ट होती हैं, छोटी पैसेंजर कारें, बड़े ट्रक भी। ठीक है? अब जिन गाड़ियों में क्लच पैडल ही नहीं होता, जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उसमें फ्लूइड फ्लाई व्हील होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच हो सकता है। ठीक है? उसमें क्लच पैडल नहीं है, फिर उसमें कई गाड़ियों में ब्रेक पैडल दबाना पड़ता है। ठीक है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें बता रहे हैं कि अब देख रहे हो क्लच प्लेट है ही नहीं, अरे इसमें तो क्लच ही नहीं है, अब कैसे होगी स्टार्ट? दबाए जा रहे हो, इग्निशन स्विच ऑन करे जा रहे हो या फिर पुश बटन को दबाए जा रहे हो, नहीं होगा। वो ब्रेक पैडल के ऊपर जब आप पैर रखोगे तब जाकर एक स्विच वहाँ से ऑन होगा, वो एक रिले को ऑन करेगा, स्टार्टर मोटर की रिले को, तभी जाकर इंजन स्टार्ट होगा। तो ये जो क्लच पैडल के साथ लगा हुआ स्विच है वो क्या कर रहा है? वो एक रिले को ऑन कर रहा है, स्टार्टर मोटर को करंट तभी जाएगा। ठीक है? वो स्टार्टर रिले ऑन होगी तभी जाकर वह इंजन स्टार्ट होगा। तो जब इंजन स्टार्ट कर लिया है, अब हमें वाहन को बढ़ाना है आगे,
यानी क्रैंकशाफ्ट की पावर को गियर बॉक्स के साथ इंगेज करना है, तो उस समय जरूरी है कि यह क्लच प्लेट खड़ी हो जाए ताकि गियर शिफ्टिंग आसान हो, आसानी से गियर लग जाए। एक नंबर गियर लगाया, धीरे से क्लच छोड़ा, तो जब हम क्लच छोड़ रहे हैं तो रिलीज बेयरिंगों का इसके ऊपर पड़ा हुआ, जब रिलीज बेयरिंग इन डिस्क को दबा रहा है, तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था यहाँ ये स्प्रिंग लगी हुई है, यह हाई टेंशन स्प्रिंग है। जब यहाँ दब रहा है तो ये प्रेशर प्लेट पीछे को आ रही है और क्लच प्लेट इसके बीच में फ्री हो गई है। फ्री है मगर वो खड़ी है, चल नहीं रही है। वो चलेगी तो ये शाफ्ट भी चलेगी, फिर गियर शिफ्ट नहीं होगा। तो रिलीज बेयरिंग क्या कर रहा है, इनको दबा रहा है, और जब ये दब रहे हैं तब ये वाली डिस्क पीछे को आ रही है। जब रिलीज बेयरिंग इसे नहीं दबा रहा है तब इस प्रेशर प्लेट ने इस क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ चिपका के रखा है। समझ में आ गई? जिनमें फिंगर हैं वो 3 फिंगर हैं। आजकल बड़े ट्रकों में भी ये फिंगर वाली फिर से आने लग गई प्रेशर प्लेट। क्यों आने लग गई? अभी तक तो मैंने इसमें दुनिया भर की खामियां गिना दी थी। ये हार्ड होता था चलाने में, पहले से इसको दबाने में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता था। अब ट्रकों में सब न्यूमेटिक क्लच हैं। समझ में आ गई? पावर क्लच हैं। अब ड्राइवर को कुछ नहीं करना है, जब वो पैडल दबा रहा है तो एक वाल्व को खोल रहा है वो, और उस रास्ते से हवा का प्रेशर जाके एक सिलेंडर को चला रहा है, वहाँ से पिस्टन आगे जा रहा है, वही सारा काम कर रहा है। अब ड्राइवर के ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं है, इसीलिए अब वो चाहे स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग है, क्लच भी पावर है, ब्रेक भी पावर है। ये सब कराने का मतलब ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड ऑक्यूपेंट, सेफ्टी ऑफ द गुड्स, सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स एंड ऑल सेफ्टीज के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो क्या? पर्यावरण की संरक्षण। जितने बार भी ये फ्रिक्शन हो रहा है तो इसमें भी कई मटेरियल ऐसे थे जो पुराने वाले एस्बेस्टस क्लच थे, उनकी जगह अब फेराडो क्लच या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल इनमें लगाया जाता है। ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्लच प्लेट का मटेरियल कौन सा होता है, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं एस्बेस्टस भी होगा। एस्बेस्टस अब नहीं लिखना है, इस पर मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। फ्रिक्शन होता है, एस्बेस्टस जलता नहीं है पहले से, तब एस्बेस्टस का यूज होता था। पर एस्बेस्टस इस फ्रिक्शन के कारण ऑटोमाइज हो जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और वह कण क्लच हाउसिंग में जमा हो जाते हैं नीचे। जब भी मैकेनिक क्लच प्लेट को बदली कर रहा है तो अभी क्या करा था, किसी भी पार्ट को खोलने से पहले क्या करना के लिए बोला था मैंने, उसकी सफाई आवश्यक है। जब वो सफाई करेगा, वो उस धूल गर्द को भी झाड़ेगा। मास्क तो हर कोई पहनता नहीं है, हमने ही नहीं पहना है। हर कोई समझता है ये तो बेकार है यार, ये तो अवरोध है सांस में, तो वह धूल के कण उसके श्वसन तंत्र में चले जाते हैं। मैकेनिक के भी जा सकते हैं, या फिर वो धूल वायुमंडल की धूल के साथ उड़ के ऊपर वो कईयों के, बहुत सारे लोगों के श्वसन तंत्र में जाकर लंग कैंसर पैदा करते हैं। समझ में आई बात? लंग कैंसर का कारण था वो एस्बेस्टस। इसीलिए एस्बेस्टस अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। पहले से ये फ्रिक्शन क्लचेज में, ब्रेक पैड्स में, इंजेक्टर की सीलिंग में बहुत जगह यूज होता था। जो भी एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के ये अपने गैसकेट्स हैं, सिलेंडर हेड गैसकेट्स, एवरीवेयर ये यूज होता था। समझ में आ रही? और सबसे ज़्यादा यूज होता है एस्बेस्टस शिप्स में, इसीलिए शिपों की जब ये जो कटिंग में प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लच के, अब ये जो क्लच का काम क्या है, एक घूमती हुई शाफ्ट से ड्राइव को दूसरी शाफ्ट को ट्रांसमिट करना। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन क्लच और दूसरा फ्लूइड फ्लाईव्हील। फ्रिक्शन क्लच में फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ध्यान देने वाली बात है, फ्रिक्शन के द्वारा हो रही है। यह फ्लाईव्हील के साथ क्लच प्लेट चिपकी पड़ी हुई है और इसका दूसरा हिस्सा
ये लाल से मैंने जो दिखाया है ये प्रेशर प्लेट है, इसीलिए मैंने इसको रेड दिखाया है। ये प्रेशर प्लेट ने क्लच प्लेट को दबा के रखा हुआ है फ्लाई व्हील के साथ, तो इसमें फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, यानी इंजन की क्रैंक शाफ्ट से गियर बॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट पर। अब क्रैंक शाफ्ट के साथ प्राइमरी शाफ्ट सेंट्रलाइज कर रहे, इसके लिए जरूरी है कि यहां पर एक बियरिंग हो, इसी को कहते हैं स्पिगट बियरिंग या पायलट बियरिंग। यदि आपने इसे नहीं बदला, इसे कभी चेक ही नहीं किया, तो इसके अंदर जो भी वाइब्रेशन होगी वो वाइब्रेशन सीधे सीधे प्राइमरी शाफ्ट में जाएगी। उससे जो अलाइनमेंट है इंजन की, गियरबॉक्स की और प्रोपेलर शाफ्ट की, पीछे रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में, क्योंकि हैवी व्हीकल्स की बात ही ज़्यादातर अभी इस वाले जो सेमेस्टर में, इस वाले साल में तुम्हारा हैवी व्हीकल ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल की बात कर रहा हूँ। बार बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इंजन की पावर क्लच में आई, क्लच से गियर बॉक्स में गई, वहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट में, उसके बाद डिफरेंशियल असेंबली में, उसके बाद एक्सल हाफ शाफ्ट में, और उसके बाद रोड व्हील्स एंड टायर्स को ट्रांसमिट हो गई। पर फ्रंट व्हील ड्राइव में भी ये क्लच यहाँ से गियर बॉक्स में आया, गियर बॉक्स से ट्रांस एक्सल में गया, एक अलग से यूनिट लगी हुई ट्रांस एक्सल, जो कि गियर को गियर रिडक्शन का कार्य कर रही है, टॉर्क को बढ़ा रही है, और वहाँ से वो टॉर्क जो है दो एक्सल हाफ शाफ्टों से सीधे फ्रंट एक्सलों को चला गया। उसके साथ लगे हुए कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट हैं, वो ट्रांस एक्सल के साथ ही लगे हुए दो कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट इनबोर्ड हैं और दो आउटबोर्ड हैं। दो लगे हुए हैं पहियों में और दो लगे हुए हैं ट्रांस एक्सल के साथ, ठीक है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट्स पर बाद में बात करेंगे। अब जब यहाँ से रिलीज बेयरिंग ने इस डायफ्राम को दबाया तो ये प्रेशर प्लेट थोड़ा सा अपने स्थान से हट गई। अब इसने यहाँ दबा रखा था, ये मैं थोड़ा सा इसको छुटा देता हूँ। ये यहाँ से भी छोड़ेगी तो यहाँ से भी छोड़ेगी। कब होगा? जब ये दबेगी। अब रिलीज बेयरिंग आ गया यहाँ, ये पोजीशन। रिलीज बेयरिंग ने दबाया, ये पहले यहाँ था, ये दब गया इधर, तो ये जो ये वाली डिस्क है, इस डिस्क ने क्लच प्लेट के ऊपर जो दबाव डाला था वो उसको छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में यह क्लच प्लेट खड़ी हो जानी चाहिए। वही डायनेमिक बैलेंसिंग है, वही इनर्शिया का जो मैंने बोला था कि इसमें इनर्शिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनर्शिया होगा तो क्या है, वो शाफ्ट घूम रही तो ये भी शाफ्ट घूमने की कोशिश करेगी थोड़ा बहुत। वो उस टॉर्जनल ट्विस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए ही ये टॉर्जन स्प्रिंग लगाए गए हैं। जब ये शाफ्ट घूमते हुए थोड़ा सा आगे जा रही है, घूमेगी थोड़ा सा फिर वापस आ जाएगी, तो जो भी ये जो घूमने की जो इसमें प्रवृत्ति आ रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी ये वाली स्प्रिंग। ये इसको नहीं घूमने देगी, बल्कि स्प्रिंग दब जाएगी और थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग अपने टेंशन से फैल जाएगी, क्लच प्लेट खड़ी होगी। ये काम है टॉर्जन स्प्रिंग का। ये यूं ही नहीं लगी है टॉर्जन स्प्रिंग। जो भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स लगे हुए हैं। अंडरस्टैंड? अब जब दबने के कारण ये छूट गई, ये खड़ी हो गई, तो प्राइमरी शाफ्ट भी घूमना बंद हो गई। अब आसानी से गियर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि घूमते हुए गियरों को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब वो रुकेंगे तब एक दांत दूसरे दांत के साथ एडजस्ट होगा, उसकी फिर स्पीड को सिंक्रोनाइज किया जाता है। उसके लिए आजकल सिंक्रोन मैश गियर बॉक्स यूज़ होते हैं, वो बाद में उसमें विस्तृत बातें होंगी। यानी जब
रिलीज बेरिंग ने इस डायफ्राम को दबाया तो ये प्रेशर प्लेट पीछे आई और क्लच प्लेट अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद गियर शिफ्ट करते हैं। अब पैडल से ड्राइवर अपना लोड हटाता है, झट से नहीं छोड़ना उसको, धीरे से उसने हटाया लोड पैडल से, तो यह रिलीज बेरिंग, इसने अब अपनी ताकत दिखाई। इस स्प्रिंग ने जैसे ही दबाव कम हुआ तो इस स्प्रिंग के टेंशन के कारण यह डायफ्राम फिर रिलीज बेरिंग के ऊपर दबाव डाला और इस वाले ने क्लच प्लेट को फिर से फ्लाईव्हील के साथ चिपका दिया, ऐसे मैश कर दिया, दबा दिया। अब पावर गियर बॉक्स में चली गई। ये इंगेज है, जब दबाया पैडल तो वो डिसएंगेज पोजीशन है। ठीक है, अब हमने हटा दिया इसको, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये प्रेशर प्लेट फिर इस क्लच प्लेट को दबा देगी, ये डायफ्राम जहाँ थी वहाँ चली जाएगी और ये जो बीच में गैप है यह इसका पैडल फ्री प्ले है। समझ में आ गई बात? ये गैप है, ये 35 mm से 40 mm तक भी हो सकता है, 15-16 mm से 35-40 mm तक, एज पर मैन्युफैक्चरर। क्या? एज पर मैन्युफैक्चरर। अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरह के क्लच पार्ट्स यूज करते हैं, मगर सबका उद्देश्य यह है कि ईजी, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि टॉर्क ट्रांसमिशन 125 से 150% होना चाहिए, क्लच ज़्यादा टायरसम नहीं होना चाहिए, उसके पार्ट्स में ज़्यादा इनर्शिया नहीं होना चाहिए, वो जो भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें डायनेमिक बैलेंसिंग होनी चाहिए, जो भी हीट पैदा हो रही है फ्रिक्शन के कारण वो डिसिपेट होनी चाहिए। ये उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी करने के लिए। तो ये सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क की बात अभी हम कर रहे हैं। ये क्या है? सिंगल प्लेट है, एक ही प्लेट है और वो कैसी है? ड्राई है। ठीक है, बाकी गाड़ी में मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। तो ये सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क की एक कार्य प्रणाली है, यानी क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के रियर एंड में लगे हुए फ्लाईव्हील के साथ चिपकी रहती है, जिसको दबाया रहता है एक प्रेशर प्लेट ने। वह प्रेशर प्लेट फ्लाईव्हील में 6 बोल्टों के साथ फिट रहती, दिखाया था अभी, 6 बोल्टों के साथ फिट है। प्रेशर प्लेट ने क्लच प्लेट को दबाया है और क्लच प्लेट के बीच में जो क्लच हाउसिंग है, ये हब है, क्लच हब है, इसके साथ लगी हुई है अंदर प्राइमरी शाफ्ट। उस प्राइमरी शाफ्ट का जो फ्रंट एंड है वो तो पायलट बेयरिंग के साथ सेंट्रलाइज है, और जो रियर एंड है जो उसका इनपुट है, इनपुट पायलट बेयरिंग के साथ और आउटपुट गियर बॉक्स के बेयरिंग के साथ सेंट्रलाइज है। ये जो कॉलर बनी हुई है यहाँ पर भी एक बेयरिंग है। ठीक है, बेयरिंग क्या काम कर रहा है? इस पर पड़ने वाले सारे बलों को झेल रहा है, इनको घूमने के लिए अक्ष प्रदान कर रहा है, इजी रोटेशन हो, ताकि इस पर पड़ने वाली जो भी वर्टिकल एक्सियल फोर्सेज हैं उनको वह एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो इनपुट शाफ्ट, गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है, ये घूमने लगी तो इसने फिर अपने साथ कई गियरों को, फिर वो गियर ट्रेन बनी, तो गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट को बोलते हैं मेन शाफ्ट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो क्रैंक शाफ्ट के अंदर स्पिगट बेयरिंग में फिट है, ये वाला हिस्सा है गियर बॉक्स में। ठीक है, तो जब भी टॉर्क को ट्रांसमिट करना है उस समय क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि वाहन को चलाते समय फर्स्ट गियर डाला, वाहन चलने लगा, जैसे ही उसे थोड़ा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया मिल गया, गति मिल गई, तो एकदम से गियर नंबर 2 लगाया, तो तभी गियर चेंज कर सकोगे जब आप क्लच को डिसएंगेज करोगे। उस समय यही होता है कि जैसे ही क्लच पैडल को दबाया जाता है तो क्लच पैडल के साथ लिंकेज है, लिंकेज के साथ ही लगी हुई एक फोर्क है, वो फोर्क इस रिलीज बेयरिंग को आगे पीछे करता है। तो जो भी पार्ट्स हैं उसमें क्लियर हैं, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, रिलीज बेयरिंग है, रिलीज बेयरिंग को आगे पीछे ले जाने वाला ये क्लच फोर्क है,
इसके साथ लगी हुई एक केबल भी हो सकती है, एक रॉड भी लगी हो सकती है। ये मैकेनिकल एक्चुएशन ऑफ क्लच है। क्या है? मैकेनिकल एक्चुएशन है, जिसमें कि ड्राइवर का ही फोर्स लग रहा है। जो भी एक्शियल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है इस रिलीज बेयरिंग को आगे जाने के लिए और इन फिंगर्स को दबाने के लिए, दैट इज टोटली अप्लाइड बाय द ड्राइवर। उसको लीवरेज प्रदान कर दिया जाता है कि वो 50 किलो पास्कल का बल दाब उस पर लगा रहा है या 50 किलो न्यूटन का बल लगा रहा है, तो उसकी लीवरेज अगर 5 गुना बढ़ा दी जाएगी। लीवरेज लीवर का सिद्धांत, यदि हम इसको यहाँ पर फलक्रम बना दें, पिवट कर दें, तब क्या होगा, यहाँ पर करते हैं क्या होगा, इधर करेंगे तो क्या होगा। तो ये लीवर आर्म की जो लंबाई है, अगर हम उसको 5 गुना बढ़ा देंगे तो कितना, वो 250 किलो न्यूटन का बल हो जाता है। समझ में आ गई? तो इस तरह से तो मैकेनिकल लीवरेज प्राप्त की जाती है, परंतु फिर इसको और ईजी बनाने के लिए हाइड्रोलिक एक्चुएशन एंड देन इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन एंड मैनी मोर। ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। मैनी थैंक्स to Dr. Kirpal Singh ji, and many thanks to NSTI and IGTR Indore. Okay, have a great day.